हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज हम टॉप 50 की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना। दोस्तों चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पर, जो आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, शीशा किसका मिश्रण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शीशा किसका मिश्रण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेत और लवण का। ठीक है, रेत और लवण का इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शीशा किसका मिश्रण होता है दोस्तों? रेत और लवण के साथ साथ शीशा यानी कि कांच। ठीक है दोस्तों, जो धातुओं के सिलिकेटों, विरंजक पदार्थ और साथ साथ धातु के ऑक्साइड आदि की जो मिश्रण होता है उसी से शीशा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी गैस के निरपेक्ष तापमान को 2 गुना कर दिया जाता है और दाब को आधा कर दिया जाता है, तो गैस का आयतन जो होता है वो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, गैस का प्रारंभिक आयतन क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौगुना हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? चौगुना हो जाता है, यानी कि 4 गुना हो जाता है। जो उसका प्रारंभिक आयतन है उसका 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी गैस के निरपेक्ष तापमान को 2 गुना कर दिया जाता है तो और दाब को आधा कर दिया जाता है। ठीक है, तापमान को 2 गुना, दाब को आधा कर दिया जाता है, तो गैस का आयतन जो है, प्रारंभिक आयतन क्या होगा? तो उसका जो प्रारंभिक आयतन है वो हो जाएगा दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है इस क्लास का, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। ठीक है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन किसने कहा है। ठीक है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये एक नियम है दोस्तों। ठीक है, लेंज का एक नियम है। लेंज द्वारा कहा गया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक की बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। ठीक है, कि वह उसके कारण का विरोध करती है, और यह कथन कहा गया था लेंज के नियम द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? लेंज के नियम के द्वारा। ठीक है, ये एक नियम है जिसको लेंज के द्वारा कहा गया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो अपने ही कारण का विरोध करती है। ठीक है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल भी है। ठीक है, एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है फर्स्ट, और एक है ऊर्जा संरक्षण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त CAT का अर्थ क्या है। ठीक है, CAT का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्वेश्चन और आंसर फटाफट बताता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त CAT का अर्थ है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है, अब ये क्या होता है दोस्तों? CAT एक स्कैन होती है। ठीक है, CAT एक स्कैन होती है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी जो है वो एक स्कैन है। ठीक है, स्कैन की जाती है, बॉडी की स्कैन की जाती है। तो इसमें किसकी स्कैन की जाती है? मस्तिष्क की जाती है। ठीक है दोस्तों, CAT के द्वारा मस्तिष्क की स्कैन की जाती है। इसमें क्या, यदि किसी का कुछ भी एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए, ठीक है दोस्तों, और उसके मस्तिष्क में अगर जो गंभीर चोट लगी, ठीक है, उसका पता करने के लिए इसमें क्या होता है कि CAT स्कैन द्वारा एक्स किरणों द्वारा अपने मस्तिष्क का जो रहता है उसका छायाचित्र लिया जाता है। ठीक है, छायाचित्र लिया जाता है और उसको फिर कंप्यूटर के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। तो यही CAT है दोस्तों, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, CAT का कार्य क्या होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किसकी मदद का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से किसका मदद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉडेम। मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है दोस्तों? यानी कि LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। टेलीफोन लाइन में 2 सिग्नल का अधिकतर यूज़ किया जाता है। ठीक है, टेलीफोन लाइन पर
एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है दोस्तों, तो जो टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है, जबकि कंप्यूटर जो रहता है डिजिटल सिग्नल लेता है। ठीक है, कंप्यूटर जो लेता है अपना डिजिटल सिग्नल लेता है, और इन दोनों के बीच जो कड़ी रहती है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है वो करता है मॉडेम। ये अपना जो ऑप्शन बी है, यही मॉडेम जो है इन दोनों के बीच सामंजस्य करता है। किसके बीच? एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करता है? मॉडेम करता है। ठीक है, तो जो मॉडेम है वो लोकल एरिया नेटवर्क जहाँ पर स्थापित करने हेतु मॉडेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है लोकल एरिया नेटवर्क में। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और आपको समझ में भी आया होगा, समझा दिया मैंने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। ठीक है, क्या नियत है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी वेग और त्वरण दोनों, और ऑप्शन सी वेग, और ऑप्शन डी है त्वरण। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वरण इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है? क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए क्या नियत है? त्वरण नियत है। अब वो त्वरण कैसे है? होता क्या है, जैसे क्षैतिज वृत्त जो है उसमें नियत चाल गतिशील वस्तु जो रहती है वो दिशा परिवर्तन के कारण उसके वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो अपना वेग है, वेग ही तो एक त्वरण है। ठीक है, वेग ही एक त्वरण है। तो आपको पहले मैं वेग समझा देता हूँ। ठीक है, क्या होता है? जो क्षैतिज वृत्त रहता है उसमें नियत चाल से गतिशील वस्तु की जो दिशा रहती है उसमें परिवर्तन के कारण ही वेग में परिवर्तन हो जाता है। और वेग क्या है दोस्तों? एक सदिश राशि है, और त्वरण भी एक सदिश राशि है। वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्षैतिज वृत्त पर जब वेग चल रहा है उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो वेग की जो परिवर्तन की दर है वही तो त्वरण है। तो इसी क्वेश्चन में वही तो पूछा गया कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है, तो उसका त्वरण नियत है। ठीक है, क्योंकि जो वेग है उसमें परिवर्तन की दर हो रही है। ठीक है, उसमें वेग में उसका गति परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग की गति में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों? त्वरण कहलाती है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है घड़ी। ठीक है दोस्तों, घड़ी कुंडली कमानी में ऊर्जा होती है। ठीक है, घड़ी की कुंडली कमानी में कौन सी ऊर्जा रहती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की कुंडलित कमानी में कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा रहती है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, जो घड़ी रहती है, घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक जाती है, जो कुंडलित कमानी रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब ये घड़ी यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, कहाँ तक आई? जब ये घड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक आई, ठीक है, ये फर्स्ट बार यहाँ तक आई, तो ये जो इसका भाग है ये इसका स्थितिज ऊर्जा है। जब यहाँ आकर रुकी है तो ये इसकी स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, लेकिन जब ये रिटर्न आती है तब इसकी गतिज ऊर्जा यहाँ तक बढ़ जाती है। ठीक है, ये गतिज ऊर्जा आ जाती है, लेकिन यहाँ पर आने पर ये फिर स्थितिज ऊर्जा में आ जाती है। ठीक है, तो जो घड़ी की कुंडलित कमानी में जो ऊर्जा रहती है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ध्यान रखना, कभी कभी गतिज ऊर्जा नहीं लगा देना, क्योंकि गतिज ऊर्जा भी सोचने में आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि ये जब यहाँ से यहाँ तक जब अपने 2 सेकंड का इसका जो आवर्तकाल रहता है 2 सेकंड में, तो उस समय इसका जो रहता है गतिज ऊर्जा में रहती इस यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये जो 2 पॉइंट है ये स्थितिज ऊर्जा के भाग है, तो इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो कुंडली कमानी में जो ऊर्जा रहती है वो रहती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा रहती है। जब घड़ी को पेंडुलम करने पर, ठीक है, अपने उच्चतम बिंदु पर पहुँचती है, जब घड़ी अपने उच्चतम बिंदु पर पहुँचती है तब वहाँ उसमें अधिकतम ऊर्जा जो रहती है वो स्थितिज ऊर्जा की रहती है। ठीक है, और जैसे ही पेंडुलम जो रहता है अपना घड़ी का पेंडुलम वो नीचे आता है, ठीक है, उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर जाता है, यानी कि यहाँ से जब ये नीचे आ रहा है तब इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? काइनेटिक ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, शक्ति कहलाती है। ठीक है, शक्ति क्या कहलाती है दोस्तों? शक्ति बोला किससे जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ए कार्य करने की दर, बी कार्य करने की क्षमता, सी दिशा में परिवर्तन की दर, और डी गति करने की दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो क्वेश्चन है इससे मैं जितना भी बताऊंगा, ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इसका जो शक्ति क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति क्या कहलाती है? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की जो दर है उसे ही शक्ति कहा जाता है। शक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति क्या है? अपनी शक्ति यानी पावर। ठीक है, पी अपना इसका जो है
शक्ति को कैसे डिनोट किया जाता है, संकेत है सभी के। फिजिक्स में हर एक वर्ड के कहीं ना कहीं संकेत है, ठीक है, कुछ ना कुछ संकेत जरूर दिया गया है, ठीक है, संकेत से ही चलता है इसमें। तो ये शक्ति क्या है, शक्ति यानी कि P बराबर कार्य करने की दर यानी कि वर्क बटे T यानी कि समय, ठीक है। तो P बराबर W/T। तो P क्या है, अपने पास शक्ति है, W क्या है, वर्क यानी कि कार्य, और T क्या है, समय। तो कार्य करने की जो दर बन रही है वही तो शक्ति है, इसमें वही बताया गया है, ठीक है। और ये जो अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाली क्लासों में है, ठीक है, बहुत ही जल्द न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये आप जो PWT इनको अब वहीं पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए द्रव्यमान घट जाएगा, बी द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, और डी अपरिवर्तित रहेगा। क्या, उसका भार अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट में कमेंट करिए फटाफट। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटर जो नॉर्मल है वो भी करता ही रहता है, ठीक है। तो चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए द्रव्यमान घट जाएगा, बी द्रव्यमान बढ़ जाएगा, सी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, डी भार अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी वस्तु को यदि चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक रहने से उस वस्तु का भार जो रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कितना गुना अधिक है चंद्रमा से, 6 गुना अधिक है, ठीक है। और यहाँ से वो कितना कम है, 1/6। इस बात का ध्यान रखना। परंतु उसका द्रव्यमान जो मास है वो सभी जगह एक जैसा ही रहता है, ठीक है। उसका जो द्रव्यमान रहता है वो सभी जगह एक रहता है, लेकिन हाँ सभी जगह एक ही रहता है। तो द्रव्यमान जो है इसका क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। लेकिन जो भार है वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। भार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। भार में 6 गुना की वृद्धि हो जाती है अगर यदि कोई वस्तु द्रव्यमान जो है, यदि कोई किसी वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो 6 गुना उसकी जो भार है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टॉप से छूटे गोले की गति क्या होगी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन ए एक समान गति, बी असमान गति, सी वृत्तीय गति, डी प्रक्षेप्य गति। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तोप से छूटे गोले क्या है दोस्तों, तोप से छूटे गोले की गति क्या होगी, तो उसका राइट आंसर जो है प्रक्षेप्य गति हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसे तोप का पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से गोला छोड़ा गया तो उसकी जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी दोस्तों, ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी। यहाँ से ये गोला छोड़ा गया है, यहाँ ये आया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होगा, एक पिंड का प्रारंभिक वेग होगा, ठीक है। यहाँ से जो जाएगा, जिस भी पिंड को अपने कुछ भी गोले को छोड़ेंगे तो वो एक पिंड रहेगा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, एक तोप से जब भी गोला छोड़ा जाता है तो उसके क्या होता है, प्रक्षेप्य गति जो रहती है उसी का एक उदाहरण रहता है। वो कैसे रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कुछ कोण बनाते हुए, यहाँ पर अपने कुछ कोण बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ कोण बनाएंगे और ये कोण बनाते हुए जब इसको छोड़ा जाता है, ठीक है, तो कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल पर फेंका जाए तो उसका पथ जो रहता है प्रोजेक्शन ले लेता है। ये आपको प्रोजेक्शन हो गया, यहाँ से प्रोजेक्शन लेकर ये एक थीटा कोण बनाकर जो वी है अपना पिंड है, पिंड यहाँ से गति करते हुए एम द्रव्यमान पर, यहाँ जो एम है अपना ये है उच्चतम बिंदु इसका, एम पर आकर यहाँ से जब ये नीचे जाता है ये एक प्रक्षेप्य गति का रूप ले लेगा, ठीक है। यही होता है एक प्रक्षेप्य, ये, ठीक है, तो यही होता है एक प्रक्षेप्य गति। तो इसको आपको इतना समझ में आएगा, तोप से छूटे हुए गोले की गति कैसी होती है, प्रक्षेप्य गति होती है, ठीक है। डायग्राम द्वारा आपको समझ में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यदि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान गिरती है, ठीक है, एक समान गिरती, ऑप्शन ए गति, बी त्वरण, सी वेग, डी प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्वरण, त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से त्वरण गिरती है, एक समान त्वरण से वो नीचे गिरती है। अब ये कैसे होता है, त्वरण समान कैसे रहता है और उसका वेग जो रहता है वो परिवर्तन रहता है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। उसका वेग जो रहता है एक समान नहीं रहता है। अब क्वेश्चन
आपको आसानी से समझ में आएगा। कैसे क्या, ध्यान से सुनो। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण बोला जाता है। ठीक है, वेग की जो परिवर्तन की दर रहती है उसी को त्वरण बोला जाता है, यानी कि एक्सीलरेशन। ठीक है, यदि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का वेग जो है बढ़ता है, ठीक है, किसी भी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक जो वस्तु गिर रही है तो उसके वेग में हर समय, हर सेकेंड, हर पल जो रहता है, जो छोटे से छोटे माइक्रोन में समय, उसमें हर उसका टाइम में, हर समय में उसका जो वेग है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसका वेग क्या है बढ़ता चला जा रहा है। तो जो वेग में परिवर्तन की दर हो रही है वही तो त्वरण है, लेकिन त्वरण क्या है? एक समान है। तो वही तो बोला जा रहा है, यदि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से त्वरण से गिरती है, ठीक है, लेकिन उसका वेग जो है वो परिवर्तन रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण। ठीक है, लेकिन मैं वेग ऐसे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों? विद्युत तीव्रता का जो मात्रक है, विद्युत तीव्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में एक तीव्रता रहती है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में तीव्रता कौन सी रहती है? ई बराबर फोर्स बटे पी, फोर्स बटे क्यू, यानी कि आवेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, इस फंडे को, ई बराबर एफ बटे पी। ठीक है, ई बराबर एफ बटे पी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए अवसादन द्वारा, ऑप्शन बी आसवन द्वारा, ऑप्शन सी वाष्पन द्वारा और ऑप्शन डी निस्पंदन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है? अवसादन विधि द्वारा। अवसादन विधि द्वारा पानी और चौक का जो मिश्रण रहता है उसको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पृथक किया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से क्या जाना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये क्या है ब्लीचिंग पाउडर? यह एक कीटाणुनाशक रसायन है। ठीक है, क्या है? कीटाणुनाशक रसायन। CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, DNA का मूल मात्रक क्या है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DNA का मूल मात्रक क्या है दोस्तों? तो DNA का मूल मात्रक जो है न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। DNA का जो मूल मात्रक है, मूल इकाई क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, और DNA की जो प्रत्येक चक्करदार रहती है, क्या रहती है? DNA की जो प्रत्येक रचना रहती है उसमें 10 न्यूक्लियोड पाए जाते हैं। एक DNA की जो चक्करदार रचना रहती है, एक रचना में 10 न्यूक्लियोड पाए जाते हैं। 10 क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोड। ठीक है, और ये न्यूक्लियोड काय के बने होते हैं दोस्तों? ये नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शुगर और फॉस्फेरिक अम्ल के बने होते हैं। इसका ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं उसका कई का बना होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक अम्ल का बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका कारण होता है, किसका कारण है हीमोफीलिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का नहीं जमना। ठीक है, रक्त का नहीं जमना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका कारण क्या है? रक्त का नहीं जमना, यानी कि रक्त स्पंदन। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है, कुछ बीमारियों में रोगी को रक्त स्पंदन क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, और ऐसे में व्यक्ति को अगर जो कोई सी भी छोटी सी भी चोट लग जाती है, छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार उसका रक्त बहता रहता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी में, ठीक है, एक आनुवंशिक बीमारी में भी होता है। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया नामक एक आनुवंशिक बीमारी में सभी में ऐसा ही होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त का नहीं जमना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है,
निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफा में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सातवाहन। सातवाहन के पीरियड में, ठीक है, सातवाहन के काल में, शासन के दौरान, सातवाहन के जो शासनकाल था उसके दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था, ठीक है। और अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जो सर्वप्रथम सातवाहन का काल तो शुरू किया गया था, लेकिन अजंता में कितनी गुफाएं हैं? उस समय 29 गुफाएं थी, ठीक है। कितनी थी? 29 गुफाएं थी, लेकिन वर्तमान में 29 नहीं, वर्तमान में सिर्फ 6 गुफाएं शेष बची हैं। और गुफाओं की जो 16 और 17 नंबर की जो चित्रों की संख्या है वो गुप्त काल से जुड़ी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है 16 और 17 जो गुफा नंबर है वो गुप्त काल से जुड़ी हुई है। और जो बौद्ध धर्म का इसमें जो संबंध मिलता है और हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म के जो 2 काल थे, हीनयान और महायान, जो 2 शाखा थी बौद्ध धर्म की, उसमें से जो महायान शाखा है उसका भी अजंता की जो गुफा है उससे संबंधित है, ठीक है, उससे संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं है वो बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित है, हीनयान शाखा से जुड़ी हुई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी राणा रतन सिंह, डी जो है राणा हमीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस शासक का नाम क्या है? राणा कुंभा। राणा कुंभा इसका राइट आंसर है। अब विजय स्तंभ बनाया क्यों गया था दोस्तों? राणा कुंभा ने अपने पिता मोकल जो थे उनके हथियार था एक महपा पनवार, ठीक है, महपा पनवार, ध्यान रखना दोस्तों। उसको महपा पनवार जो है भाग कर कहाँ आ गया था? मालवा के क्षेत्र में आ गया था, और मालवा में आकर उसने शरण ले ली थी। वहाँ के मालवा के क्षेत्र के जो शासक था मोहम्मद खिलजी, उसने जब राणा कुंभा ने कहा कि ये मुझे समर्पित कर दो, तो जो यहाँ के मोहम्मद खिलजी था उसने बोला हम इसे नहीं देंगे, ठीक है, इनकार कर दिया गया था। तभी मोहम्मद खिलजी द्वारा हत्यारे को समर्पित नहीं करने पर राणा कुंभा ने युद्ध की घोषणा कर दी गई थी, ठीक है, और मोहम्मद खिलजी को पराजित करके युद्ध बंदी के रूप में चित्तौड़ ले गया था। और इसी जो कार्यकाल में जब राणा कुंभा ने इस विजय की जो प्राप्ति की थी, ठीक है, इस विजय की याद में ही राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ भी बोला जाता है इसको, और विजय स्तंभ भी बोल सकते हैं आपके, तो चित्तौड़ में इसे निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। अब इसकी जो घटना है वो आपको मैंने बता दी है, आप इसका ध्यान रखना, ठीक है, कैसे क्या हुआ था। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? इसका जो राइट आंसर है राजा जयसिंह, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा जयसिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? राजा जयसिंह को, राजा जयसिंह को। और फिर इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? एक संधि हुई थी जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी और कब हुई थी? तो ये हुई थी राजा छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच, ठीक है। और कब हुई थी? 11 जून 1665 को, 11 जून 1665, 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी और शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू द्वारा, सरोजिनी नायडू। और एक और है इसमें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, इसमें क्या होता? इसमें एकमात्र जो कांग्रेस के एकमात्र जो प्रतिनिधित्व थे वो थे महात्मा गांधी ने भाग लिया था, है ना। जो कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया तो वो लिया था महात्मा गांधी ने, OMG, ठीक है, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और गांधी जी के निवेदन पर ही सरकार ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू, एक तो सरोजिनी नायडू और एक है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, इन दोनों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1931 की बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है?
इसका जो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में फरवरी 1928 में हुआ था। ठीक है, फरवरी 1928 में शुरू हो गया था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में शुरू हुआ था। जो गुजरात के किसान थे उनकी जो लगान वृद्धि के कारण, उनके लगान वृद्धि के खिलाफ यह आंदोलन लाया गया था। ठीक है, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा लाया गया था। बारदौली सत्याग्रह गुजरात से संबंधित है। ठीक है, 1928 की घटना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन इसका राइट आंसर है। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वो है ऊन का जो है वो है चीन। और नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर पे वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है अपना, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? ऑप्शन ए विषुवती दाब पर, ऑप्शन बी उपोष्ण दाब पर, ऑप्शन सी ध्रुवीय उच्च दाब पर, और ऑप्शन डी है अधोध्रुवीय निम्न दाब पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी कि उपोष्ण उच्च दाब पर। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पर व्यापारिक पवनें लगभग 30 डिग्री उत्तर से दक्षिण, उत्तर और दक्षिण अक्षांश के जो क्षेत्र हैं, उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से भूमध्य रेखा जो रहती है, भूमध्य रेखा, उसी के वायुदाब कटिबंधनी और वर्ष भर निरंतर प्रभावित होने वाली पवनों जो है वही उपोष्ण उच्च दाब के जो क्षेत्र में आती है उन्हें ही व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ठीक है, व्यापारिक पवनें किसे कहा जाता है? जो 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिण के बीच में बहती है। ठीक है, भूमध्य रेखा के निम्न वायुदाब पर, तो उन्हें क्या बोला जाता है? व्यापारिक पवनें बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 24, जिब्राल्टर संधि कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको इसका राइट आंसर पता होगा दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप तो कमेंट करोगे नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरेबियन प्राइज। अरेबियन प्राइज यानी कि अरेबियन प्राइज या प्रायद्वीप होगा। ठीक है, अरेबियन प्रायद्वीप है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरेबियन प्राइज नहीं है, प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप। ठीक है, अरेबियन प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। जिब्राल्टर संधि, जिब्राल्टर जो जल संयोजी है वो अरेबियन प्रायद्वीप के पास स्थित है। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अटलांटिक जो दो सागर है अपने, कौन सा? एक अटलांटिक महासागर और एक है भूमध्य सागर। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, इन दोनों को जो जोड़ता है वो है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि ये अफ्रीका और यूरोप को अलग कर देती है। जो जिब्राल्टर जल संधि ये अफ्रीका और यूरोप को अलग कर देती है और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर इन दोनों को जोड़ती है। इस बात का ध्यान रखना, अटलांटिक और भूमध्य सागर को जोड़ती है और अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर अरेबियन प्राइज हो जाएगा, अरेबियन प्रायद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में धारीवाल और लुधियाना के जो नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सूती, ऑप्शन नंबर सी सॉरी दोस्तों, ऊनी वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस है। भारत में जो धारीवाल और लुधियाना नगर जो है वो काय के लिए प्रसिद्ध है? ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इन नगरों में क्या होता है? ऊनी के कपड़े बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, इसलिए ऊनी वस्त्रों के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए लुधियाना और धारीवाल बहुत ही फेमस रहते हैं। लुधियाना और धारीवाल जो है बहुत ही फेमस रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में जो जनगणना 2011 में हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, सिक्किम में जो राज्य की बात कर ली जाए तो राज्य में सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम
किस राज्य में जनसंख्या कम है? सिक्किम में। और यदि अगर जो आपको पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो जो राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में, भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश में है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है। और डाउट अधिकतर होता है कि जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा आपका, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या सिक्किम से ज़्यादा है। ठीक है, सिक्किम से ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि संथाल जनजाति कहाँ पर नहीं पाई जाती है? राजस्थान में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। और बाकी झारखंड के क्षेत्र में पाई जाती है, कुछ जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र उनमें भी पाई जाती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर के जो पठार है, इन क्षेत्रों में संथाल जनजाति पाई जाती है, लेकिन राजस्थान इसका राइट आंसर है, इसमें ये संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सांता क्लॉज। सांता क्लॉज आपने नाम सुना ही होगा, उसका जो मूल नाम था वो क्या था? ठीक है, सांता क्लॉज का जो मूल नाम है वो क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सेंट निकोलस। सेंट निकोलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? सेंट निकोलस। ठीक, अगला जो क्वेश्चन बन रहा है अपनी इस क्लास का, जड़त्व अगुण का मात्रक क्या है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? जड़त्व अगुण का मात्रक क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किलोग्राम मीटर। ऑप्शन नंबर सी नहीं है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, जड़त्व अगुण का ऐसा मात्रक जो होता है किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम वर्ग मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किलोग्राम यानी कि केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो होता है किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलोग्राम वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, टेकोमीटर वह उपकरण है जिसमें मापा जाता है। क्या मापा जाता है वो इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टेकोमीटर क्या है दोस्तों? इसमें क्या क्या मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेकोमीटर में क्या मापा जाता है? चाल मापी जाती है। और किसी भी वाहन की चाल किससे मापी जाती है? टेकोमीटर द्वारा मापी जाती है। और ऑटोमोबाइल के जो डैशबोर्ड होते हैं उसमें अधिकतर प्रयोग किसके किए जाते हैं? टेकोमीटर के किए जाते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में बहुत ही इसका उपयोग किया जाता है, टेकोमीटर का। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? टेकोमीटर का। और टेकोमीटर द्वारा मापी जाती है, चाल मापी जाती है। ठीक है, क्या मापी जाती है? चाल मापी जाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्प्रिंग का काठिन्य है। ठीक है, स्प्रिंग का काठिन्य क्या है दोस्तों? स्प्रिंग का जो काठिन्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्प्रिंग की भारवाहिका। स्प्रिंग की जो भारवाहिका है वही स्प्रिंग का काठिन्य है। ठीक है, स्प्रिंग की जो भारवाहिका होती है उसी के बारे में बताया गया है कि स्प्रिंग का जो काठिन्य जितना अधिक होता है उसकी भारवाहिता क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, कि स्प्रिंग का काठिन्य जितना अधिक होगा उसकी भार में क्या फर्क होगा। ठीक है, तो जितना अधिक उसका स्प्रिंग का काठिन्य होगा, यानी कि स्प्रिंग का काठिन्य जितना अधिक होगा उसकी भारवाहिका की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, उसकी भारवाहिका की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ा हो जाए तो खड़ी हो जाए, ठीक है दोस्तों, खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो दोलन काल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की उस झूले पर एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोलन काल जो है वो हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दोलन काल जो रहेगा वो दोलन काल कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लड़की के खड़े होने पर झूले की जो प्रभावी लंबाई है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके कम हो जाने पर उसका जो दोलन काल है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, लड़की के खड़े होने पर झूले की जो प्रभावी लंबाई रहती है वो कम होने के कारण उसका जो दोलन काल है वो कम हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिलता है आपको। चांदी क्या है? अगला जो क्वेश्चन है अपना, चांदी क्या है? तो चांदी क्या है दोस्तों? चांदी एक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले वो देख लेते हैं। अब चांदी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत का कुचालक है। चांदी क्या है? विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो रहता है वो सुगमता से होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता से होने के कारण चांदी क्या है, एक विद्युत का सुचालक है दोस्तों, ये है ना, ये कुचालक, वो इसमें मिस्टेक है, ये एक विद्युत का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मैंने सी पे लगा दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मैंने सी पे, सॉरी दोस्तों। चांदी क्या है, एक विद्युत का सुचालक है, और इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो रहता है सुगमता से होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अच्छे से होता है, इसलिए ये एक विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है, किसके उदाहरण है, इन जो 4 ऑप्शन है इसमें से पूछा गया है, हीरा और ग्रेफाइट किसके उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपरूपी, अपरूपी यानी कि एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है क्या है, एलोट्रॉप्स, यानी कि अपरूपी का उदाहरण। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, अपरूप है, कार्बन के अपरूप है, तो अपरूप के उदाहरण है हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है आपका, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। इन 4 ऑप्शन में जो है आपका एक मानव निर्मित तत्व है, बाकी सब प्रकृति द्वारा है, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, मानव निर्मित तत्व कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक फोनियम एक मानव निर्मित तत्व है, ठीक है। कार्बन, सोना और कैल्शियम, कार्बन, सोना और जो कैल्शियम है ये प्राकृतिक तत्व है, और कैलिफोर्निया क्या है, कैलिफोर्निया आपका एक मानव निर्मित तत्व है, ठीक है। और कैलिफोर्निया जो है इसका परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, तो इसका जो परमाणु भार है वो होता है 98, 18 नहीं है 98 है ये, 98, ठीक है। कैलिफोर्निया का जो परमाणु भार होता है वो होता है 98, और इसमें इसे कब खोजा गया था, 1950 में इसको खोजा गया था, और कैलिफोर्निया इसका नाम रखा गया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा इसके खोजा गया था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया था, और इसका नाम कैलिफोर्निया क्यों रखा गया है ये भी मैंने आपको साइंस के क्लास में, जीव विज्ञान की क्लास में आपको बता रखा है, कैसे क्या इनका नाम रखा जाता है, वंश जाति किसी की भी खोज की जाती है, तो जो जीव विज्ञान में मैंने भी आपको बताया था। और वैसे ही अगर जो किसी तत्व की खोज की जाती है तो उसी प्रकार मैंने वहाँ पर जो फैक्ट बताए थे वो आपको उस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा कि जीव विज्ञान में कैसे होता है, और साइंस में केमिस्ट्री के जितने भी खोज हुई है वो कैसे क्या हुई है, ठीक है। तो उस क्लास में आप एक बार ज़रूर देखिएगा। सोडा वाटर क्या है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सोडा वाटर क्या है, गैस द्रव विलयन, बी है ठोस द्रव विलयन, सी है ठोस विलयन, और डी है द्रव द्रव विलयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैस द्रव विलयन जो है ऑप्शन नंबर ए वो एक सोडा वाटर है। और सोडा वाटर में क्या रहता है, CO2 रहती है, ठीक है। बहुत सी बार एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है, कि सोडा वाटर में कौन सी गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोडा वाटर में गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है, ठीक है। निष्क्रिय गैस यानी कि नोबल गैस के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एक नोबल गैस है, ठीक है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्गन गैस के बारे में जो है, आर्गन गैस ये एक नोबल गैस है, ठीक है दोस्तों, ये एक नोबल गैस है। और आर्गन जो है, जो नोबल गैस है, इनमें से सबसे पहले जो आर्गन की खोज हुई थी, ठीक है, ये आपको बता दो दोस्तों। और यह रासायनिक रूप से क्या है, अक्रियाशील रहती है, ठीक है। निष्क्रिय गैस जो है रासायनिक रूप से अक्रियाशील रहती है, और जो नोबल गैस है इनमें सबसे पहले आर्गन की खोज हुई थी। सबसे पहले किसकी खोज हुई थी दोस्तों, आर्गन की खोज हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, इन सभी में कौन सा तत्व सब में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा तत्व जो ये 4 ऑप्शन है इनमें सब में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए दोस्तों, ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सिलिकॉन। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से कौन है जो सब में पाया जाता है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि तांबा इसका राइट आंसर है। तांबा इन सब में पाया जाता है। यदि पीतल की बात कर लीजिए, फर्स्ट नंबर पीतल। पीतल में तांबा के साथ क्या मिला रहता है? तो पीतल में तांबे के साथ जिंक मिली रहती है, ठीक है। पीतल में तांबा प्लस जिंक रहता है, प्लस जिंक, ठीक है। और सेकेंड नंबर पे अपने पास कांसा है। तो कांसा में क्या रहता है दोस्तों? तांबा तो एक कॉमन हो गया तीनों के लिए, पर तांबा के साथ टीन रहेगा, ठीक है। कांसा में क्या रहेगा? पीतल में था जिंक, तांबा में है टीन, और जर्मन सिल्वर में क्या रहेगा? टीन और जिंक दोनों, जिंक और निकिल दोनों रहेंगे, ठीक है। जिंक और निकिल प्लस तांबा, तो ये तीनों मिलकर, इन तीनों में क्या नॉर्मल जो कॉमन है वो है तांबा है, ठीक है। इन दोनों में, तीनों में क्या है? तांबा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी में तकनीकी से निम्नलिखित में से सबसे पहले किसे बनाया गया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी से निम्नलिखित में से पहले किसे बनाया गया था? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकी में सर्वप्रथम 1973 में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया गया था, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया गया था। 1973 की बात है ये। 1973 में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया गया था, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो चूहे का बात है, जबकि चूहे को इस विधि में 1974 में लाया गया, ठीक है, बनाया गया था। 74 चूहे का जो है चूहे का भी किया गया था, ठीक है। ट्रांसजेनिक जो है तकनीकी के द्वारा चूहे का भी किया गया था, लेकिन ये जो किया गया था ये किया गया था आपका 1974 में किया गया था। 1974 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1974 में। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तो कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा का जो उत्पन्न करने के लिए क्या लिया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज। तो कोशिकाओं में तत्कालिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से एक मिश्रण लिया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज लिया जाता है। कोशिका में तत्कालिक ऊर्जा संचार के लिए ग्लूकोज को लिया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु का जो एक अणु रहती है वो 36 एटीपी अणु ऊर्जा उत्पन्न करती है, ठीक है। ग्लूकोज की जो एक अणु जो रहता है वो 36 एटीपी, यानी कि इतनी एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न करता है ग्लूकोज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक दवा है? ठीक है। ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी पैरासीटामोल और ऑप्शन डी है एंटेरिकबिनोल। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है, एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन विश्व में खोजा गया प्रथम एंटीबायोटिक दवा थी पेनिसिलिन, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1928 में इस एंटीबायोटिक दवा यानी कि पेनिसिलिन की खोज की थी। इन्होंने पेनिसिलियम नेटिनियम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेनियम एंड पेनिसिलियम एक वर्ड है दोस्तों, ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, पेनिसिलियम नेटिनियम और पेनिसिलियम चेरियोसिजियम, ठीक है, ऐसा ही वर्ड एक उसकी चेरियोसिजियम, ठीक है, ऐसा ही एक वर्ड है। इन दोनों को नामक कवक में की थी, ठीक है। पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो कवक से की थी, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलियम नोटेनियम और पेनिसिलिन चेरियोजियम ऐसा कुछ वर्ड है दोस्तों, ठीक है, उन दोनों के द्वारा कवक से की गई थी, ठीक है। 1928 में पेनिसिलिन की खोज जो की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिए आप। कौन सी दवा एंटीबायोटिक दवा है? तो उसका राइट आंसर पेनिसिलिन हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, और जो दो कवक है उसको भी मैं फिर आगे बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा
एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी पैरासीटामोल और ऑप्शन डी एंटेरिकबिनोल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी कि एस्पिरिन। एस्पिरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेनिसिलिन इसका राइट आंसर है। पेनिसिलिन जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज जो एंटीबायोटिक दवा है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में की गई थी, ठीक है दोस्तों। 1928 में इसकी खोज की गई थी और ये कवक में की थी, ठीक है दोस्तों। इसकी जो खोज की गई थी ये कवक में की गई थी। जो दो कवक है उनका अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो बता दूंगा मैं, है ना। वो कवक है, उनके जो कवक के अंदर पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, किण्वक क्या है, ठीक है। किण्वक क्या है? तो किण्वक क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी है जैविक उत्प्रेरक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जैविक उत्प्रेरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब किण्वक क्या है दोस्तों? ये एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वक की क्रिया कवक और जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है, ठीक है। जो किण्वन की क्रिया है, किण्वन की जो क्रिया होती है वो कवक और जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। और किण्वन की क्रिया जो रहती है वो मीठे पदार्थों के घोल में होती है, ठीक है। किण्वक की जो क्रिया होती है वो मीठे पदार्थ के घोल में होती है और ये जो है जैविक उत्प्रेरण है, ठीक है। जैविक उत्प्रेरण यानी कि बायोकेटेलाइज्ड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी महिपाल और ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धर्मपाल द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है पाल वंश के शासक थे, पाल वंश शासक धर्मपाल, उनके द्वारा की गई थी। और यह बौद्ध धर्म के महायान दो शाखाएं होती है, ठीक है दोस्तों, हीनयान और महायान। तो ये महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 700 से 800 के बीच, 700 से 800 ईस्वी के बीच की गई थी, ठीक है। ये लगभग 750 के बाद और 800 से लगभग 800 के आसपास की गई थी ईस्वी में, ठीक है। 750 से 800 के बीच इसकी स्थापना हुई है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। और ये धर्मपाल यानी कि पाल वंश के शासक जो थे, पाल वंश के शासक कौन है दोस्तों? गोपाल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो धर्मपाल जो है, धर्मपाल वंश के जो शासक थे, धर्मपाल द्वारा, पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है, रणथंभौर क्या है? ऑप्शन ए एक मुगल महल है, ऑप्शन बी एक राजपूत दुर्ग है, राजपूत दुर्ग है, और ऑप्शन सी खिलजियों की राजधानी, और ऑप्शन डी बुद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर को देखिए अब, एक राजपूत दुर्ग है, ठीक है। क्या है ये? एक राजपूत दुर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक राजपूत दुर्ग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध से पहले की घटना है, ठीक है। ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध से पहले की घटना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो प्लासी का युद्ध की पहले की घटना है। पहले ये देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध है वो हुआ था 1757 में लड़ा गया था, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को क्या हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध से पहले क्या हुआ था दोस्तों, उस घटना को समझिए। 15 जून 1756 की बात है ये। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन्होंने फोर्ट विलियम को घेर लिया था। फोर्ट विलियम वहाँ का एक किला है, फोर्ट विलियम किला, उसको घेर लिया था। और 20 जून, ठीक है, 15 जून के बाद जब 20 जून को 146 नागरिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया था, ठीक है। 20 जून को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। इसके बाद इसमें से जितने भी थे 146 नागरिकों, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें से सिर्फ 23 व्यक्ति अगले दिन सुबह जीवित मिले थे, ठीक है। इन सभी को जो 146 नागरिक थे उनको 20 जून की रात को
बंद कर दिया गया था एक कमरे में, ठीक है, जिसमें इनकी घुटन के कारण मौत हो गई थी। और उस 146 लोगों में से अगले दिन सुबह ओनली 23 यानी कि 23 व्यक्ति अगले दिन सुबह जीवित बच पाए, ठीक है। तो यही है ब्लैक होल एपिसोड, ठीक है, ब्लैक होल एपिसोड। और ये प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इससे पहले की घटना यानी कि 1756 की ये घटना रही है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ कब हुआ दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1911 में हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1911 में हुआ, ऑप्शन नंबर डी। और ये किया क्यों गया था दोस्तों? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है वो ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी और क्वीन मेरी के स्वागत में किया गया था, ठीक है। जो दो ब्रिटिश किंग थे, जॉर्ज वी और उनकी पत्नी क्वीन मेरी, इनके स्वागत में किया गया था 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 48, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1776। 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, जो अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में चल रहा है, ब्रिटिश उपनिषदों, ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो 1776 में किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश उपनिषदों के द्वारा आज़ाद हुआ था, ठीक है। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश था, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई, पहले ये ब्रिटिश उपनिवेश था, ठीक है। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन 4 जुलाई 1776 की जो घटना है उसके थ्रू संयुक्त राज्य अमेरिका अपने को स्वतंत्र कर दिया था, ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। किस वर्ष? 1776 को। 1776 एक डेट याद रखना, 4 जुलाई 1776 को। पहले ये ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत आता था, लेकिन ये अब एक स्वतंत्र राज्य बन गया था 1776 में, यूएसए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन चल रहा है अपना, अगला जो क्वेश्चन है शून्यकाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यकाल क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। शून्यकाल क्या है? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आप कमेंट में कमेंट करिए यदि आपको पता है तो। जब सदन में विपक्षों में प्रस्ताव पर विचार होता है। बी आराम का समय है। सी प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय है। और डी जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले वो देखिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। अब इसकी घटना बताता हूँ मैं आपको, शून्यकाल होता क्या है। भारतीय संसद के सत्र में जो बैठक होती है, बैठक के दौरान प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय यानी कि अर्थात लगभग 12 बजे होता है। 12 बजे से 1 बजे तक का जो कार्य था उसे शून्यकाल यानी कि 0 हॉर की संज्ञा दी गई है, ठीक है, संज्ञा प्रदान की गई है। इस काल में बिना अध्यक्ष के पूर्वानुमान भी जो सामाजिक महत्व है के विषयों में सदन में पटल पर रखा जा सकता है, ठीक है। और अभी हाल ही में वर्तमान की बात कर ली जाए तो वर्तमान में जो शून्यकाल है, पहले था अब 00 यानी कि 12 से 1 के बीच में था, लेकिन अब जो है 1 बजे से 2 बजे तक चलता है शून्यकाल। इस बात का ध्यान रखना, 1 बजे से 2 बजे तक। और ये एग्जामों में पूछा गया भी है, अभी हाल ही में चेंज हुआ है, लगभग 2 साल हुए। तो 1 से 2 बजे के बीच में जो रहता है वो शून्यकाल रहता है। नेक्स्ट जो है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सभी को पता है, मध्य प्रदेश में। अधिकांश भाग जो है मध्य प्रदेश में बहता है। और नर्मदा नदी के कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। और निकल कर लगभग इसकी लंबाई कितनी नहीं है, 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद गुजरात के ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। गुजरात के कहाँ जाकर 1312 किलोमीटर, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलते हुए ये गुजरात के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। गुजरात की जो खंबात की खाड़ी वहाँ जाकर गिर जाती है। और नर्मदा और ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाती स्टेचुरी। ये कल के वीडियो में मैंने आपको भी बता दिया था। और 1312 किलोमीटर में से लगभग ये 10 यानी कि 1071 1071 जो नर्मदा नदी है 1071 मध्य प्रदेश में बहती है। और बाकी बची हुई जितनी भी है वो गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई होती है 1312
13-12 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। और अधिकांश कहाँ बहती है ये? मध्य प्रदेश के सेक्टर में बहती है। और कहाँ इसका जो है मोहना कहाँ है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। और इस नदी के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नर्मदा नदी के तट पर ही उनका स्टेचू बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।